2014 में वही झूठ बोला गया, फिर 2019 में वही झूठ बोला गया और अब जनता किसी का झूठ नहीं सुनना चाह रही। जो हार की हताशा है वो भाजपा की दिख रही है साफ तौर पर। ये तो संविधान को ही बदल देना चाहती है। वोटर ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बुलडोजर से डराते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, जगह जगह लोगों के रोजगार छीन लिए जाते हैं। तुलता इनका जो मुद्दा है वो हिंदू मुसलमान है। पूरा चुनाव 4 एम पर मोदी जी लड़ रहे हैं। सबसे पहले मंदिर पे, फिर आ गए मछली पे, फिर आ गए मुसलमान पे, और जब किसी ने कुछ नहीं सुना तो वो आ गए आपके मंगलसूत्र पे। गिरगिट भी इतनी तरह के रंग नहीं बदलता जितने हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने भाषण की बातें बताते। सबसे ज्यादा आरक्षण पर प्रहार अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण हम देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बात कहेगी? पूरे देश ने मणिपुर देखा था, पूरे विश्व ने देखा है कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। तो इससे ज्यादा हम महिलाओं के लिए शर्मिंदगी का विषय कुछ नहीं होगा। जो नौजवान पढ़ने जाता है पहले तो उसका पर्चा लीक हो जाता है, पर्चा लीक होने के बाद जब वो लड़ता है तो उसके ऊपर लाठी चलाई जाती है। और आज भारत के प्रधानमंत्री बताएंगे कि इतने बड़े संख्या में लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा ले लिया उस कंपनी से और उसके बाद सबको वैक्सीनेशन करा दिया। कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं जो ये मानते हैं कि नहीं बस एक ही रंग के फूल एक गुलदस्ते में होने चाहिए, वही बीजेपी को वोट करते हैं। जनता वोट डालने जा रही है सरकार के खिलाफ, इसीलिए ये लाठीचार्ज करा रहे हैं, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन आधे से ज़्यादा हो चुका है। अभी तक 4 फेजेस का चुनाव हो चुका है और अब 5वीं फेज़ की तरफ चुनाव बढ़ रहा है जो कि 20 मई को होगा। जैसा कि कहा जाता है कि जो संसद का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश के रास्ते, लखनऊ के रास्ते होकर गुजरता है। इसीलिए इस पूरे चुनाव पर आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की लीडर और स्पोक्स पर्सन पूजा शुक्ला, जिनसे हम अभी तक जो चुनाव हुआ है उस पर बात करेंगे। आगे वो चुनाव को कैसे देख रही हैं, किस तरीके के चैलेंजेस हैं और क्या अलायंस चैलेंज कर पा रही है बीजेपी और एनडीए को। पूजा शुक्ला जी, हमको वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि अभी तक जो आपने देखा चुनाव जिस तरीके से हो रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी की जो आइडेंटिटी है, हर बार चुनाव में कम्युनल पोलराइजेशन की जो बातें आती हैं सामने, जो अब की बार भी हो रही है, पीएम मोदी की स्पीचेस में दिखाई दे रही हैं, तो आपका ओवरऑल अभी तक का क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, अभी तक अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं खास तौर पर, तो जो 4 चरण थे वो हमेशा बीजेपी मानती थी कि उसके पक्ष के चरण हैं। और कई जगह पर अगर आप पिछले चुनाव में देखें तो बीजेपी को वोट भी मिला, उनके सांसद भी बने। लेकिन इस बार जो हम लोग चुनाव में देख रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। इस बार आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो वोटर अपना कोई मत नहीं दे रहा है आपको, आपकी बात को सुन रहा है और सभी दल अपने अपने मुद्दों को लेकर के उनके बीच में जा रहे हैं। लेकिन जो नाराज़गी है, जो गुस्सा है, जो निराशा है और जो एक तरह से कहा जाए कि जनता के अंदर उत्साह की कमी आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि उनको ये लगता है कि सरकार, जिस सरकार को हमने चुना था, वोट दिया था, तमाम अपने मुद्दों के लिए, 15 लाख रुपए के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के मुद्दों पे, शिक्षा के मुद्दों पे, तमाम मुद्दों पे जिन सरकार को हमने चुना था उसने सिर्फ हमसे झूठ बोला। और एक बार नहीं, 2014 में वही झूठ बोला गया, फिर 2019 में वही झूठ बोला गया और अब जनता किसी का झूठ नहीं सुनना चाह रही है। जनता चाहती है जो हमारे जनता के मुद्दों की बात करेगा, जो हमारी बात करेगा, जो हमारे लिए इन 10 सालों में लड़ा है, हमारे मुद्दों पे लड़ा है, हम उसको वोट करेंगे। और डर और जो हार की हताशा है वो भाजपा की दिख रही है साफ तौर पर। वोटर साइलेंट है क्योंकि वोटर ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बुलडोजर से डराते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, जगह जगह लोगों के रोजगार छीन लिए जाते हैं। तो ये जो एक पूरा एक सिनेरियो मैं देख रही हूँ, ये बहुत अलग सी एक हवा चल रही है और जो बीजेपी के खिलाफ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही एक चीज़ बोलते आ रहे हैं और लगातार बोलते चले आ रहे हैं कि जो ये इंडिया अलायंस है, अगर इनकी गवर्नमेंट आ गई, जो रिजर्वेशन है SC ST और OBC का, वो मुस्लिम्स को दे देंगे। बाकायदा उन्होंने ये कहा, मैनिफेस्टो में भी लिखा है, ठीक है, और अभी फिर से दोहराया है उन्होंने इस बात को। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इस पे क्या कमेंट है आपका? देखिए, जो OBC SC ST की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उनको तो नहीं करनी चाहिए ये बात, क्योंकि सबसे ज़्यादा आरक्षण पर प्रहार अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो 6800 बच्चे आज भी सिर्फ रिजर्वेशन ठीक से ना मिलने के कारण सड़क पर धक्का खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं और उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। अगर आप देखिए कि महिलाओं के आरक्षण की बात करें तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने नेताजी के समय से ये कहा कि कोटे में आरक्षण दीजिए, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दीजिए, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को भी रिजर्वेशन दीजिए और दलित वर्ग की महिलाओं को भी रिजर्वेशन दीजिए। तो हमारा तो क्लियर है कि हम हमेशा लड़ रहे हैं बैकवर्ड्स के आरक्षण को बचाने के लिए, SC ST के आरक्षण को बचाने के लिए। और जो भारतीय जनता पार्टी है ये तो संविधान को ही बदल देना चाहती है। ये बार बार कहते हैं कि आप देखिए, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि सरकारी नौकरी
कम की। हम तो कह रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण हम देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बात कहेगी कि हम निजी क्षेत्र में ओबीसी, एससी और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको आरक्षण देंगे? तो जो आरक्षण की बात है वो तो साफ तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। इसका मूल ही सिद्धांत ये है कि किसी तरह से संविधान को बदल दिया जाए। बार बार आप देखिए कि इनके जो सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बार बार क्या कह रहे हैं कि हमको वोट इसलिए दे दो कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। तो इनका सीधा हमला संविधान पे, और संविधान में भी इनको सबसे ज़्यादा खटता है आरक्षण। ये बैकवर्ड से चिढ़ते हैं, ये एससी से चिढ़ते हैं, ये एसटी से चिढ़ते हैं, और ये चाहते हैं कि इनके अधिकारों को छीन लिया जाए और वापस इनको उसी स्थिति में, मनुस्थिति में भेज दिया जाए जहाँ से निकल करके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी इनको ले करके बाहर आए हैं। तो एक ये जो डर का माहौल है, आप देखिए जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पर भी इनके कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उनका मैंने बयान सुना, कोई रोजगार पे बात नहीं कर रहा, कोई शिक्षा पे बात नहीं कर रहा, किसने क्या क्षेत्र में विकास किया उस पर बात नहीं हो रही। धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, कुछ धर्म की बात कर रहे हैं, हम ये बनवा देंगे और या हमें वोट दे दो तो हम संविधान बदल देंगे। तो मूलतः इनका जो मुद्दा है वो हिंदू मुसलमान है। अगर ये एससी एसटी बैकवर्ड्स के पक्षधर हैं तो जातीय जनगणना की बात सबसे पहले इस देश के अंदर अभी हम हाल फिलहाल में देखें तो अखिलेश यादव जी ने उठाई। उन्होंने कहा कि हमारी गिनती कराओ और गिनती के बाद गिनती का हिसाब करके जिसका जो अधिकार हो उसको दे दो। तो गिनती कराने से भी ये डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी बार सदन में नहीं कहा कि हम गिनती अभी तक सेंसस नहीं हुआ है 2000। जाहिर सी बात है क्योंकि ये डरते हैं, इनको आरक्षण देने से सेंसस क्यों नहीं हुआ? मतलब मुझे लगता है कि ये डरते हैं, ये नहीं चाहते कि गिनती हो, ये नहीं चाहते कि देश के जो लोग हैं वो ये जान सकें कि वो कितने हैं और वो अपने हक और अधिकार के लिए उस हिसाब से लड़ें। तो इनका मूल उद्देश्य ये है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आना है। इन्हें सिर्फ सत्ता में आने के लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। आप देखिए कि किस तरह से पूरा चुनाव 4 एम पर मोदी जी लड़ रहे हैं। सबसे पहले मंदिर पे, फिर आ गए मछली पे, फिर आ गए मुसलमान पे, और जब किसी ने कुछ नहीं सुना, प्रधानमंत्री की हर बात को देश की जनता ने नकार दिया, तो वो आ गए आपके मंगलसूत्र पे। तो जो खुद अपनी धर्मपत्नी के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी धर्मपत्नी को उनका हक और अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं, वो इस देश की महिलाओं को मंगलसूत्र पे ज्ञान दे रहे हैं। अब आप बताइए कि देश का प्रधानमंत्री, उसको ये बताना चाहिए कि उसने कितना रोजगार दिया, क्या इस देश के लिए किया, किस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। नहीं, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार आ जाएगी तो आपकी भैंस चुरा ली जाएगी, इंडिया अलायंस की सरकार आ जाएगी तो आपका मंगलसूत्र गिरवी रख दिया जाएगा, इंडिया अलायंस की सरकार आ जाएगी तो आपको सारी संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी। तो इतने साल से किसकी सरकार थी? जो जितने आईआईटीज, आईआईएम दिख रहे हैं, जितने आपको हॉस्पिटल्स दिख रहे हैं, जितने आपको ट्रॉमा सेंटर दिख रहे हैं, जितने आपको इंस्टीट्यूट्स दिख रहे हैं, जितना कुछ भी भारत में दिख रहा है, तब तो इनकी सरकार नहीं थी, तब तो नहीं दे दिया गया। तो ये जाहिर सी बात है। और दूसरी तरफ इंटरव्यू में इतना डर भी नहीं कि नहीं मैं तो ईद में हमारे घर पे खाना नहीं बनता था, हम तो ताज़िए में जाते थे, इस तरह की बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री। पहले तो वो ये कह चुके हैं कि ईद पे बिजली आप लोग देते थे और दिवाली पे नहीं देते थे। 2017 का चुनाव ही शमशान और कब्रिस्तान पे लड़ा गया। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग नफरत की मंच से कुछ और कहेंगे, मीडिया में कुछ और कहेंगे और पब्लिक में कुछ और कहेंगे और करेंगे कुछ और। तो इनका जो मूल उद्देश्य है वो सत्ता में आना है। चाहे गिरगिट भी इतनी तरह के रंग नहीं बदलता जितने हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी भाषण की बातें बदलते। क्या ये डेस्परेशन है? बहुत डरे हुए हैं। मैं मानूंगी बीजेपी के लोग बहुत डरे हुए हैं क्योंकि अभी मैं हाल फिलहाल में आपको बताऊं कि 2024 की जब शुरुआत हुई थी तो बीजेपी के जो लोग थे वो कहते थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता है, हम अजय हो गए हैं, मोदी जी को कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन देश की जनता ने ये साबित कर दिया कि देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा है। आप लोकतंत्र से बड़े नहीं हैं, आप संविधान से बड़े नहीं हैं। और आज देश की जनता ने मन बना लिया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सालों में कुछ भी देश के लिए नहीं किया, अब उनको उनकी कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा। आपने बात करी महंगाई की, बेरोज़गारी जो इश्यूज़ हैं और वुमेन इश्यूज़ की बात करी। तो अभी जो इंडिया अलायंस जिस पे बात कर रहा है ज़्यादातर, वो राहुल गांधी की स्पीचेस में भी सुनने को मिलता है, अखिलेश यादव ने भी अक्सर बोला है। सोशल जस्टिस की हम बात करें, बीजेपी ने 2014 के चुनाव में मैनिफेस्टो में वादा किया 33% वुमेन रिजर्वेशन का पार्लियामेंट। उसके अलावा जितने भी पिछले 10 सालों में, 2019 में भी ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये वादा किया गया, और बीच में 10 सालों में जितने भी स्टेट्स में इलेक्शन हुए उसमें भी वुमेन रिजर्वेशन की बात की गई। अमित शाह ने बंगाल में कहा और दूसरे स्टेट्स में कहा, लेकिन रिजर्वेशन अभी तक देखने को नहीं मिला। और आपने अभी जिक्र किया कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने उस टाइम रिजर्वेशन की बात की थी। तो ये कैसे आप अपने वुमेन वोटर को अपील कर पा रहे हैं कि वो आप ही के ऊपर यकीन करें, और इनके 10 साल तो वो देख चुके हैं?
देखिए, अगर आप विमेन इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि पूरे देश ने मणिपुर देखा था और मणिपुर में किस तरह से हमारी 2 बहनों के साथ जो अभद्रता हुई, वहाँ की महिलाओं के साथ जिस तरह की अभद्रता हुई, उत्पीड़न के केस आए, बलात्कार हुए, वीडियो बनाए गए, नग्न वीडियो बनाए गए और पूरे देश नहीं, पूरे विश्व ने देखा है कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। तो इससे ज़्यादा हम महिलाओं के लिए शर्मिंदगी का विषय कुछ नहीं होगा और उससे भी बड़ी शर्मिंदगी ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जिनसे सदन में सांसदों ने पूछा कि मणिपुर पर आप कब बोलेंगे, मणिपुर पर आपकी चुप्पी कब टूटेगी, मणिपुर की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो भारत के प्रधानमंत्री ने सदन भी आना पसंद नहीं किया और जब सदन आए तो एक भी शब्द नहीं बोला और उल्टा सांसदों को सदन से बाहर करने का काम किया। तो जब देश में महिला प्रश्नों की बात होती है, जब देश में महिला अधिकारों की बात होती है, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और दुराचार की बात होती है, तब देश के प्रधानमंत्री जो लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं, उनको सदन से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। लोगों ने देखा है, समझा है और कठुआ से लेकर उन्नाव तक किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बलात्कारियों को संरक्षण दिया, ये सबने स्पष्ट तौर पर देखा है। हाथरस में आधी रात में शमशान में जला दिया एक नाबालिग लड़की को बिना उसके परिवार से इजाज़त लिए, बिना हिंदू रीति रिवाजों को पूरा किए हुए। उन्नाव के अंदर जिस लड़की का बलात्कार हुआ वो इनके विधायक उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन हुआ क्या, उस बेटी के बाप को मार दिया गया थाने में। देश की बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश की पहलवान बेटियां जिनकी वजह से हमारा देश जाना जाता है, मोदी जी के सामने वो रोती रहीं, बिलखती रहीं, कहती रहीं कि आपके सांसद ने हमारे साथ दुराचार किया है, यौन उत्पीड़न किया, आपके सांसद ऐसा ऐसा कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है। देश की बेटियां शर्मसार है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इतने बेशरम हैं कि उन्होंने सांसद के बेटे को भी टिकट दे दिया और सांसद के खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं की। तो जो अगर आप ये देखें ना कि महिलाओं की बात हो रही है, आप रिप्रेजेंटेशन की बात करें, मैं तो कह रही हूँ एक आम महिला जो सड़क पर जा रही है, आज उसको ये नहीं पता कि अगर हमारे साथ कोई घटना हो जाए तो हमारी थाने में रिपोर्ट दर्ज होगी भी कि नहीं होगी। तो कहीं न कहीं देश की महिलाएँ अब बहुत अच्छे से इस बात को समझ रही हैं कि उनके साथ कौन है, कौन अपराधियों को संरक्षण देता है, कौन बलात्कारियों को संरक्षण देता है। और रही बात महिला रिज़र्वेशन बिल की, तो मैं कहूँगी कि महिला रिज़र्वेशन बिल को इतनी देर में क्यों लाया गया? पहले भी लाया जा सकता था, इस चुनाव में उसको इम्प्लीमेंट कराया जा सकता था। चूँकि सिर्फ़ एक जुमला था, सिर्फ़ दिखावा था कि हम आगे करेंगे और आगे भी कब करेंगे, अभी इनके पास कोई भी उसकी नीति निर्धारण नहीं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे लाएँगे। मैं देश की महिलाओं से अपील करती हूँ कि जिन लोगों ने इतना अत्याचार किया है हमारी बहन बेटियों के साथ, बेटी किसी के भी घर की हो, अगर उसके साथ दुराचार हुआ है तो हमारे भी घर में बेटियां, उस दर्द को हम महसूस कर सकते हैं, हम खुद भी एक महिला हैं। तो कहीं ना कहीं देश की महिलाएं एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ वोट करने जा रही हैं, इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट करने जा रही हैं और जब हमारी सरकार आएगी तो उचित भागीदारी भी मिलेगी, उचित आरक्षण भी मिलेगा और सबको रोजगार भी मिलेगा। चुनाव अभी तक जो 4 फेजेस के हुए हैं उसमें हमने कई केसेस देखे, आपके सब नज़र में होंगे किस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ। चाहे वो इंदौर का केस हो, सूरत का केस हो, जो है निर्वाचित बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए, उसके अलावा कई जगह फर्जी वोटिंग के भी केसेस आए। और अभी जो रिसेंट केस है संभल का, आपने देखा होगा कि संभल में जो मुस्लिम मेजॉरिटी जो विलेजेस हैं उसमें बहुत से वीडियोस आए और अब मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि किस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कहीं ना कहीं वोटिंग राइट को स्नैच करने की कोशिश की गई, उनके वोटर आईडी कार्ड्स छीन लिए गए और कुछ लोगों को डिटेन भी करके लिए गए। तो ये जिस तरीके से वायलेशन हो रहा है, इसमें इलेक्शन कमीशन के रोल पे आपका क्या कमेंट है? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली है। जितना भारतीय जनता पार्टी कहती है उतना इलेक्शन कमीशन कर रहा है। किसी भी मामले पे संज्ञान नहीं लेते हैं, विपक्ष को कोर्ट जाना पड़ता है। चंडीगढ़ में आपने देखा ही पूरा मामला कि किस तरह से फर्जी तरीके से जो बैठा हुआ अधिकारी है वही वोट डाल दे रहा है या फर्जी घोषित कर दे रहा है। और मैं चूँकि खुद भी चुनाव लड़ चुकी हूँ तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जिस तरह से एक तो बार-बार बीजेपी कहती है, वो चाहती है कि वो माइनॉरिटीज़ को दोयम दर्जे का वोटर देखती है, वो चाहती है वोट ना डालने जाएं, इनके अपने हक अधिकार पे बात ना हो। और साथ ही उन्हीं के नहीं, जो भी भाजपा के खिलाफ वोट करता है, अगर वो किसी और भी रिलीजन से है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी, अगर वो बीजेपी के खिलाफ वोट करने जा रहा है तो ये क्या करते हैं ना कि उसका वो सबसे पहले तो इनका ये होता है कि जहाँ पर विपक्ष का वोटर है वहाँ पर वोटिंग स्लो कर दो।
वोटिंग स्लो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा काम है इनका कि वोटर आईडी कार्ड में अगर ज़रा सी भी मिस्टेक उनको दिखती है या उनको एक अल्फ़ाबेट की भी मिस्टेक दिखी तो बोलेंगे नहीं आपका वोट नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात वो ये करते हैं कि वोट डालने के लिए आपको मतदान स्थल तक आने ही नहीं देंगे। जो आप लाठीचार्ज जब लाठीचार्ज हो जाता है तो क्या हम लोगों ने देखा है ना कि जब लाठीचार्ज होता है तो उसके बाद जो मतदाता है उसमें बहुत डर आ जाता है कि हम कैसे पोलिंग स्टेशन तक जाएँ, हम कैसे वोट पोल संभल में करें। ये हुआ? हाँ, एग्ज़ैक्टली। और संभल के विधायक के साथ जिस तरह की हरकतें की, या मैं कहती हूँ कि आप संभल की बात करें, मैं कह रही हूँ कन्नौज के अंदर आप देखिए कि कन्नौज में जहाँ खुद अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे थे वहाँ पर कितनी बुरी तरह से बेरहमी से पीटा। तो ये हार की हताशा है, हार का डर है। इनको पता है कि जनता, अगर इन्हें पता हो कि जनता वोट हमारे पक्ष में डालने जा रही है, मतलब बीजेपी के पक्ष में डालने जा रही है, तो ये क्यों लाठीचार्ज कराएंगे, ये क्यों उनका वोटर आईडी कार्ड छीनेंगे, ये क्यों उनसे बदतमीजी करेंगे। इनको साफ तौर पर पता है कि जनता में बहुत गुस्सा है, जनता वोट डालने जा रही है सरकार के खिलाफ, इसीलिए ये लाठीचार्ज करा रहे हैं, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रैलियों में बुलडोजर लेके जाते हैं, ये सिंबॉलिक तरीके से दिखाते हैं लोगों को कि देखो हमारे पास बुलडोजर है, अगर तुमने हमारे खिलाफ वोट करा तो हम तुम्हारी दुकान घर तोड़ देंगे। ये जो डर और खौफ की राजनीति उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में चल रही है, इसके खिलाफ वोट पड़ रहा है। लाठी चलाओ, डंडे चलाओ। जो नौजवान पढ़ने जाता है, किसी तरह से पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको जब नौकरी मिलती है तो पहले तो उसका पर्चा लीक हो जाता है, पर्चा लीक होने के बाद जब वो लड़ता है तो उसके ऊपर लाठी चलाई जाती है। देखिए तो बीजेपी ऐड लेके आई है पेपर लीक पे, वो कानून लेके आएंगे। अब पेपर लीक हुए क्यों, किसकी सरकार में हुए, किसने कराए, और क्यों नहीं कोई जवाबदेही उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ले रही है। पेपर लीक, अभी तो चुनाव है, ऐड तो आया है ना। ऐड, क्योंकि पैसा है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया ना, वो तो देश ने देखा कि कोविड शील्ड लगवा दी गई, और उस समय जो लोग वैक्सीनेशन को बोल रहे थे कि नहीं पहले भी पूरा प्रोसेस आप पूरा कर लीजिए तब लगाइए, तब जो लोग इस तरह की बात कर रहे थे उनको देशद्रोही बताया जा रहा था। और आज भारत के प्रधानमंत्री बताएंगे कि इतने बड़े संख्या में लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा ले लिया उस कंपनी से, और उसके बाद सबको वैक्सीनेशन करा दिया। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ लोगों के साथ, एक तरह से जनसंहार भारत के प्रधानमंत्री ने हम लोगों को झोंक दिया मौत के कुएं में। तो इनसे कौन सवाल पूछेगा। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है ना, वो सबसे ज़्यादा तो पोस्टर लगे थे उन्हीं के फोटो लगे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी उपलब्धि का काम किया। आप बताएं जब इतने हार्ट अटैक के केसेस हो रहे हैं कि कितने लोग बेचारे गरीब दम तोड़ दे रहे हैं, और ज़बरदस्ती का वैक्सीनेशन किया। क्या ये आपकी बार जो कोविड के दौरान जो लॉकडाउन का इशू हुआ जिसमें लेबर सबसे ज़्यादा सफ़र किया, लेबर क्लास, क्या ये इशू दिख रहा है इस वक्त वोटिंग में आपको? देखिए जनता के साथ जो भी अन्याय हुआ है पिछले 10 सालों में उसका हिसाब तो जनता लेगी, क्योंकि देखिए एक बार झूठ बोल सकते हैं, 2 बार झूठ बोल सकते हैं, हर बार झूठ बोल के सरकार नहीं बना सकते। और इंडिया अलायंस की जो आंधी आ रही है, वो जब उत्तर प्रदेश से सफाया कर देगी भारतीय जनता पार्टी की, तो देश में तो कहीं उनको जगह नहीं मिलने जा। संभल में जो केस हुआ उस पर हम बात कर रहे हैं कि आपकी पार्टी की वहाँ पे एमएलए हैं पिंकी सिंह यादव, उन्होंने ट्वीट किया वहाँ पे डीएम को और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने टैग करके बोला कि इस तरीके से ऐसे चीज़ें हो रही हैं और किस किस ऑफिसर का रोल जो है वो उनको डाउटफुल लग रहा है। तो उसको जो है वहाँ के डीएम ने रीट्वीट करके बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी बोल दिया कि कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी इस पर डीएम साहब जो है ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। क्या संभल के केस में इंक्वायरी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर इस देश में किसी भी नागरिक के अंदर, किसी भी जनप्रतिनिधि के अंदर ये भावना आती है कि हम जिस पर भरोसा कर रहे हैं, जो अधिकारी वहाँ पर तैनात हैं, ये गड़बड़ी कर सकते हैं, तो ये तो हमारा अधिकार है। अगर सच है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो अधिकारी सही है तो सही है, और गलत है तो गलत है। पता है, तो अधिकारी के ऊपर तो जांच की जा सकती है, कोई बुराई नहीं। और सिर्फ अधिकारी नहीं, जिस भी व्यक्ति पे शंका हो, जब ईडी और सीबीआई भेज करके लोगों के घरों में जांच करी जा सकती है, जन मुद्दों को घुमाया जा सकता है, जो लोग जनता के अधिकार की बात करें उनको डराया धमकाया जा सकता है, तो अगर जनता के प्रतिनिधि को ये लग रहा है कि नहीं ये अधिकारी गलत है, तो क्यों नहीं कार्रवाई हो सकती। एक क्वेश्चन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो पूरे 10 साल में देखा गया, जिसका बीजेपी को बहुत फ़ायदा मिलता है, कम्युनल प्रोडक्शन से जुड़ी हुई बात है कि जो फेक न्यूज़ फैक्ट्री है और जो हेट पॉलिटिक्स है, और मोस्टली वो मुस्लिम्स के ही अराउंड होती है, तो उसको काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई इन बीते सालों में, और इस इलेक्शन में क्या स्ट्रेटजी रही? देखिए, कभी भी ऐसी फेक न्यूज़ आई तो हमने कंप्लेन करी है, एफआईआर्स भी दर्ज कराई कि किस तरह की फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। उसके अलावा हमने अपने जो उस फेक न्यूज़ के
रियल न्यूज़ थी उसको भी हम लोगों ने प्रचारित प्रसारित किया, क्योंकि अब ये जो सरकार है, अब ये तो सब कुछ बहुत कुछ उनके हाथ में है। आप देखिए आजकल आपका ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ सरकार मैनेज कर रही है। आप 10 पोस्ट अभी सरकार के खिलाफ लिख दीजिए, आपका रीच आउट ही कम हो जाएगा। तो कोशिश हमने करी है कि किसी तरह से इसको रोक सके, इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें, जो भी हम रिपोर्ट्स कर सकते हैं वो हमने करी है। पहले हम लोग क्या करते थे, अवॉइड कर जाते थे, बट अब हम अवॉइड नहीं करते, हम रिपोर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो असली जब मुद्दा आप है। अवॉइड करते थे आप लोग, तो आपको लोगों को उसका खामियाजा ही भुगतना पड़ा। ज़ाहिर सी बात है कि पहले इस इतनी बड़ी चीज़, मतलब उनकी तरफ से अटैकिंग पॉलिटिक्स से और आप लोगों की तरफ से अटैकिंग पॉलिटिक्स बहुत देर में शुरू हो पाई। हाँ, ये मैं मतलब मान, काउंटर क्योंकि पॉलिटिक्स की बात करें तो। क्योंकि इतना गिरा हुआ स्तर कभी किसी ने नहीं किया ना कांग्रेस ने भी कभी ऐसे फेक न्यूज़ नहीं फैलाई, समाजवादी पार्टी ने भी, कि हमें फेक न्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, हमने जो काम करे वही बताए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद एक बात समझ में आई कि किस तरह से फेसबुक का मिसयूज़ किया, किस तरह से व्हाट्सएप, किस तरह से टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करना है, ये नरेंद्र मोदी ने लोगों को सिखाया है। तो जाहिर सी बात है किसी किसी चीज़ का अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। आज की डेट में हम रिपोर्ट्स करते हैं और उनके खिलाफ बहुत ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने की मांग कर रहे हैं, और तमाम ऐसे लोगों के ट्विटर अकाउंट्स को बंद भी किया गया है जो इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाते थे। और जाहिर सी बात है कि देखिए, चाहे आप इटली की बात करिए, चाहे जर्मनी की बात करिए, और उसके बाद चाहे आप भारत की बात करिए, जगह जगह पर फासीवाद अलग अलग रूप में आया है, अलग अलग समुदाय के खिलाफ आया है। हिटलर ने जिस समुदाय के खिलाफ किस तरह से एक पूरा एक समुदाय के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी, चाहे वो इटली में हो, और आज भारत में आप देखिए तो उसी फेज़ में मुसलमान को खड़ा कर दिया है। जबकि हर व्यक्ति का अधिकार है, जो भी भारत का नागरिक है उसका अधिकार है कि उसके हक और अधिकार की सुरक्षा ये सरकार करे। उसको जो बाकी सब लोगों को मिलता है वही हर कम्युनिटी को मिले। लेकिन ये जो भेदभाव की राजनीति है, हम भेदभाव की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं। हम किसी भी हम जेंडर जस्टिस के साथ खड़े हैं, हम सोशल जस्टिस के साथ खड़े हैं, और किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ अगर कोई भी ऐसी गलत बात होगी, अन्याय होगा, तो समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस के साथ खड़ा है। शुक्रिया पूजा शुक्ला जी, हमसे बात करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। चलिए हम थोड़ा सा सोशल इंजीनियरिंग पे बात कर लेते हैं। आप लोग का जो इंडिया अलायंस है समाजवादी पार्टी पर्टिकुलरली और बीजेपी के बीच, पिछले 10 साल से अगर आप बीजेपी के सारे कैंपेन्स देखें, चाहे नगर निगम तक का चुनाव हो, फेस एक ही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, यानी सेंट्रिक है, कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। ये कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव के वक्त में जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन था, मल्टीपल फेसेस समाजवादी पार्टी में भी दिखते थे, लोग उनको जानते थे, दूसरे फेसेस को भी जानते थे। लेकिन शिवपाल वाला जो मैटर हुआ उसके बाद से अखिलेश यादव की तरफ ज़्यादा सेंट्रिक हो गया है मामला। ठीक है, ऐसा मतलब क्रिटिक समाजवादी पार्टी के कहते हैं। तो उनका कहना ये है कि यहाँ पे भी सेंट्रिक हुआ है, बीजेपी भी सेंट्रिक हुआ है, लेकिन बीजेपी इसका बेनिफिट ले लेती है। ठीक है, और आप लोग उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ये समाजवादी पार्टी का सोशल इंजीनियरिंग का फेलियर है, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा बेटर था। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही चेहरे पे सब कुछ फिक्स है। हमारे यहाँ तो टिकट भी होते हैं, तो उसके लिए भी एक कमेटी है, वो निर्णय लेती है। सब लोग मिल करके, पार्टी की अपनी खुद की पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो निर्णय लेती है। और माननीय अखिलेश यादव जी भी जब चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी निर्णय लेगी, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं निर्णय लेने जा रहा हूँ, कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो पार्टी का जो सिस्टम है, सबको स्पेस है, चाहे वो शिवपाल यादव जी हों, चाहे वो रामगोपाल यादव जी हों, चाहे वो डिम्पल यादव जी हों, चाहे वो ओम प्रकाश सिंह जी हों, राम गोविंद चौधरी जी हों, नरेंद्र वर्मा जी हों, तमाम ऐसे हम उदाहरण आपको दे सकते हैं, चाहे आज़म खान जी हों। तो ऐसा नहीं है कि हम एक फेस पे लड़ रहे हैं, हमारे एक ही स्टार प्रचारक। हाँ, जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का एक सबसे पॉपुलर चेहरा हैं। लोग, यूथ उनसे कनेक्ट करता है, महिलाएं उनसे कनेक्ट करती हैं, और इस देश का बड़ा धड़ा जो है वो अखिलेश यादव जी में बहुत आस और उम्मीद की तरफ देखता है। तो ये तो पब्लिक किसको नेता मान रही है, पब्लिक किसकी तरफ अट्रैक्ट है, पब्लिक किसको अपना वो कर रही है, मतलब अपना नेता मान रही है, तो पब्लिक डिसाइड करेगी। लेकिन पार्टी के अंदर ऐसा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चूँकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों के लिए उनके निर्णय, उनकी बातचीत, उनकी सब चीज़ें बहुत अहम है, क्योंकि एक बड़े जिम्मेदार पद पे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और लगातार विपक्ष का बड़ा चेहरा है। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी में सिर्फ एक ही चेहरा है, सबको मौका है, सबको अवसर है, सबको बात रखने का मौका है। और आप देखिए तो हमारी पार्टी में कितने पुराने पुराने नेता हैं, माता प्रसाद पांडे जी हों, जयशंकर पांडे जी हों, अभी अवधेश प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे हैं, रविदास मेहरोत्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं, SP सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, अन्नू टंडन जी चुनाव लड़ रही हैं। सब तो एक बड़ा चेहरा
चेहरा है सब जगह। मैं तो हज़ारों नाम ऐसे आपको गिना सकती हूँ जिनको मौका दिया है। अभी देखिए आप बेनी प्रसाद वर्मा जी के परिवार में टिकट मिला, श्रेया वर्मा जी चुनाव लड़ रही, तो सबको अवसर है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर फेस पे ही बात हो रही है, हम तो सबको अवसर दे रहे हैं। हमारे होर्डिंग बैनर पोस्टर में सबकी फ़ोटो दिखेगी। अब अगर मेरी आस्था है कि मैं सिर्फ मानिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फ़ोटो लगाना चाहती हूँ तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फ़ोटो लगाऊंगी, तो जनता का अपना वो है। गठबंधन पर अगर हम बात करें, आप कह रही हैं कि गठबंधन से बीजेपी घबरा गई है, लेकिन पिछली अगर हम लगातार 3 इलेक्शन की बात करें, असेंबली इलेक्शंस की और पार्लियामेंट्री इलेक्शन की। असेंबली इलेक्शन 2017 में आपका गठबंधन हुआ कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी का, ठीक है, उसका रिजल्ट आप जानते हैं। 2019 में गठबंधन हुआ बीएसपी के साथ, ठीक है, उसमें भी गठबंधन को फ़ायदा नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी को फ़ायदा नहीं हुआ। पिछले 2 पार्लियामेंट के ही अगर हम इलेक्शन देखें तो समाजवादी पार्टी के पास सीट्स आई हैं 5 और फिर 5, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहे गठबंधन में समाजवादी पार्टी लड़ी हो या फिर सेल्फ भी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो उसमें समाजवादी पार्टी ने इम्प्रूव किया है। सीट्स आपकी बढ़ी थी लास्ट इलेक्शन में। गठबंधन वाला आपने एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं समाजवादी पार्टी। तो इस बार ऐसा क्या है कि अलायंस आप कह रहे हैं कि चैलेंज दे रहा है नरेंद्र मोदी को? देखिए 2014 में इलेक्शंस हुए थे, तब परिस्थितियाँ बहुत दूसरी थी। तब लोगों ने जो नरेंद्र मोदी की सरकार थी वो तमाम जुमलों के साथ आई थी कि 15 लाख रुपए खाते में देंगे। अब किसी को भी कह दिया जाए कि आपको 15 लाख रुपए देंगे, तो जाहिर सी बात है आदमी कहेगा अच्छा 15 लाख रुपए मिल रहा है एक वोट के बदले, तो वो एक वोट डाल देगा। नौजवानों से कहा तुमको 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौजवानों ने सोचा अच्छा अगर ये सरकार आई है ये कह रही है कि हम आपको रोजगार देंगे तो ठीक है, हो सकता है दें। किसी ने गुजरात को देखा नहीं था, गुजरात में क्या होता है बस सुना था कि बहुत अच्छा। तब अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बने थे और लगातार लोगों के बीच में काम कर रहे थे। जब 5 साल बाद चुनाव हुआ 2017 का, तो नरेंद्र मोदी हों चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अखिलेश यादव जी के सामने एक चेहरा भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। यही तो सेम स्थिति थी। उन्होंने कहा कि नहीं आप जिता दीजिए। नरेंद्र मोदी ने खुद अपने फेस पे चुनाव लड़ा, भारत के प्रधानमंत्री ने आ करके यहाँ पर अपने फेस पे चुनाव लड़ा। और किसी ने उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो कल्पना भी नहीं की थी कि योगी हमारे चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। कोई भी एक व्यक्ति आप ढूंढ लाइए जो कहे कि हम जानते थे कि योगी चीफ, कोई नहीं जानता था। और अगर उस समय आप देखें तो 17 में भारत के प्रधानमंत्री ने अपने किसी काम पे, 2014 से 17 हो गई थी, अपने किसी भी 3 साल में जो काम किए हों, जो उन्होंने मुद्दे हों, उस पर किसी पे बात नहीं की। उनका मुद्दा ये था कि ईद में लाइट आती है दिवाली में नहीं आती, जो कि झूठ था। उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान पर वो चुनाव लड़ा और हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ा। तो हमारे उत्तर प्रदेश को बांटने का काम किया, पोलराइज करने का काम किया, और उसका नतीजा ये रहा कि वो जीत गए। लेकिन जब वो जीत गए उसके बाद लोगों ने महसूस किया कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई कि एक तरफ एक व्यक्ति था जिसने लैपटॉप दिया, सड़कें दी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी, ट्रॉमा सेंटर दिए, कन्या विद्या धन दिया, 10-90 जैसी योजना दी, एक्सप्रेस वे दिए, तमाम चीज़ें की, और समाजवादी पेंशन दी, आवाज़ दिया लोहिया, तमाम जनेश्वर आवाज़ दी, तमाम ऐसी चीज़ें। और देखिए जहाँ तक समाजवादी पार्टी ने बना दी उसके आगे योगी जी बढ़ा भी नहीं पाए, आज तक कैंसर इंस्टीट्यूट को ठीक नहीं कर पाए। पीजीआई की स्थिति क्या हो रही है, केजीएमयू की स्थिति क्या, सबको सब कुछ पता है। मेदांता में अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने कैसे आरोप लगाए अपनी सरकार के ऊपर, आपने देखा होगा। तो ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद जो हुआ लगातार 22 में जब हम इलेक्शन लड़ने गए तो आप बताइए कितनी ऐसी सीटें थी जो 500, 1000, 200, 1100 इस मार्जिन से ज़बरदस्ती हराई गई, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है। और केंद्र की सरकार ने पूरी ताकत लगा करके इसलिए हराया क्योंकि उनको ये पता था कि अगर अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बन गए तो 2024 में नरेंद्र मोदी जी का खाता भी नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। एक डर था, क्योंकि ये जानते हैं कि अखिलेश यादव जी का बहुत क्रेज है, लोगों ने पसंद करते हैं। और नेताजी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। तो हमारे पास तो यंग लीडरशिप है। समाजवादी पार्टी ने इतने यंगस्टर्स को 22 में भी मौका दिया। मैं खुद 25 साल की थी, मुझे टिकट दिया। अभी कितने यंगस्टर्स को मौका दिया है। युवाओं की बात तो सब करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कौन देता है, उनको मंत्रालय में जगह कौन देता है, उनको उनके हक अधिकार की बात करने की जगह कौन देता है, वो समाजवादी पार्टी देती है, अखिलेश यादव जी देते हैं, नेताजी की पार्टी दे सकती है। आप बताओ बीजेपी ने कितने यंगस्टर्स को लड़ाया? युवाओं की बात कर रहे हो ना आप, महिलाओं की बात कर रहे हो ना, कितने यंग महिलाओं को आपने आगे बढ़ाया, कितने ऐसे चेहरों को मौका दिया जो एक गरीब समुदाय से निकल करके आते थे, एक आम परिवार से आते थे, नहीं दे सकते। ये सिर्फ अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो ये कम्युनल पोलराइजेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं, अभी आपने जिक्र किया था, हम कम्युनल पोलराइजेशन पे बात करेंगे और सेकुलर वोट पे बात करने वाले हैं, क्योंकि बात गठबंधन वर्सेस एनडीए चल रही है और आपका कहना है कि चैलेंज कर रहा है गठबंधन इस बार बीजेपी को और हवा गठबंधन की है।
ऐसी रिपोर्ट्स हैं और मतलब पिछले चुनाव जितने हुए हैं गठबंधन वाले, उसमें जो एनालिस्ट ने ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस में आपसे सवाल कर रहा हूँ। उनका ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ या किसी और गठबंधन के साथ एक गठबंधन बनाती है और बीजेपी को फाइट देने की कोशिश करती है, तो आपका जो सेकुलर अपर कास्ट वोट है, हिंदू वोट्स जो हैं, वो भी पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, ये उनका अपना ऑब्जर्वेशन है। यानी वो भी उस वक्त जो है समाजवादी पार्टी को वोट ना करके या तो वो बीजेपी के पास चले जाएंगे या फिर बीएसपी के पास चले जाएंगे। लेकिन मुस्लिम, ये उनका ऑब्जर्वेशन है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, जिसका एलिगेशन भी आपकी पार्टी के ऊपर लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण जो बीजेपी अभी भी लगा रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण, जब भी आप गठबंधन में जाते हैं तो अगर कांग्रेस आपके साथ गठबंधन में है तो कांग्रेस को वोट करेगा मुस्लिम, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में गठबंधन से कांग्रेस का कैंडिडेट है, या एसपी का है तो एसपी को जाएगा। वो डिवाइड नहीं हो रहा है, ये पिछले कुछ इलेक्शंस का ऑब्जर्वेशन है। ऐसा क्यों है कि कहीं ना कहीं ये देखने में है कि सोशल इंजीनियरिंग पीछे है समाजवादी पार्टी की, कि जो आपका अपर कास्ट सेकुलर हिंदू वोट है वो गठबंधन बनने के बाद आपसे पीछे चला जाता है। नहीं, मैं ये बात नहीं मानती हूँ, इसलिए नहीं ऐसी मानती कई हूँ। रिपोर्ट्स आई हैं। हाँ, बिल्कुल आई होगी, लेकिन मैं ये बात इसलिए नहीं मान रही हूँ क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतना वोट बैंक बढ़ के नहीं मिलता। आप देखिए कि नहीं, लगा देखिए स्टेट इलेक्शन में अलग रिजल्ट नहीं, आता है। जब मैं मैं बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट्री इलेक्शन की। पार्लियामेंट्री में आपने मैनपुरी देखा ना? मैनपुरी में कितना अच्छा चुनाव हुआ और सारे समुदाय ने हमको वोट करा है। लेकिन ऐसा सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं जीतेंगे ना। मैनपुरी का, चूंकि आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात करें इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैनपुरी में तो मैं जब अपर कास्ट एरिया में गई तो इतना रिस्पेक्ट नेताजी के प्रति था और इतना रिस्पेक्ट अखिलेश यादव जी के प्रति था कि हर विधानसभा हम लोग बहुत मार्जिन से जीत के आए और जहाँ पर अपर कास्ट का बोलबाला है। और देखिए बहुत सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी को कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे दलित्स हो, चाहे बैकवर्ड्स हो, कोई भी XYZ, में हिंदू कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, वो वही वोट करता है जो विकास की राजनीति करना चाहता है, जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पे बात करना। उनको पता है कि अखिलेश यादव जी मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं कर सकते, अखिलेश यादव जी कट्टरपंथियों की भाषा नहीं बोल सकते, अखिलेश यादव जी की सोच कट्टरपंथी नहीं है। तो हमारे साथ तो वही खड़ा है। इसको ठीक अपोजिट करिए कि जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो ये मानते हैं कि नहीं नहीं बस एक ही रंग के फूल एक गुलदस्ते में होने चाहिए, वही बीजेपी को वोट करते हैं। बीजेपी को वोट करने वाले व्यक्ति की मानसिकता बताइए क्या है? आप उससे पूछिए कि आप बीजेपी को वोट क्या क्यों कर रहे हैं। वो नहीं कहेगा हम विकास के लिए वोट कर रहे हैं, वो कहेगा नहीं ये तो साहब इन्होंने ये कर दिया था हिंदू मुसलमान के नाम पर, वो कह रहा है ये हिंदू हैं, बहुत बड़े हिंदू हैं इनको। ऐसा नहीं है। आपको क्या उस वोटर को भी तो कन्विंस करना है। देखिए बिल्कुल सही बात है, वो वोटर कन्विंस होगा। आज की डेट में 80% वो वोटर कन्विंस्ड है क्योंकि उसने महंगाई की मार को झेला है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है उसमें भी आपने आपका अलायंस मैं डेंट लगा रहा है। जी बिल्कुल। आप एक बात बताइए, अभी मैंने हाल फिलहाल में एक इंटरव्यूज़ कई देखे, एक व्यक्ति था वो अपर कास्ट था, उससे पूछा गया आप किसको वोट देते हैं? उसने बोला हम बीजेपी को वोट देते हैं। उसने बोला कि पत्रकार ने पूछा अच्छा आपको क्या सिलेंडर मिल गया, आपके घर में क्या आपका घर बन गया, क्या आपके यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल गई? उसने कहा साहब बहुत महंगाई है, बहुत परेशानी है, ये वो सारी चीज़ें बताई। तो ज़ाहिर सी बात है कि जिसने बीजेपी को वोट दिया वो भी आज की डेट में महंगाई के से जूझ रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि महंगाई होती है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के वोटर्स को ही लग रही है, कांग्रेस की विपक्ष के वोटर्स को लग रही है, और जो सत्ता वाले हैं नहीं नहीं उनको तो बहुत साफ पैसा दे रहे हैं ऊपर से। ऐसा नहीं है ना, सब महंगाई झेल रहे हैं। जब रोजगार के मुद्दों की बात, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूं, मैं डायल 112 के प्रोटेस्ट में गई थी और उनमें जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी, मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात की, उसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन था जिसने बीजेपी को 2022 में वोट करा था। यंगस्टर्स ही नहीं, मैंने उनसे पूछा आपने क्यों वोट करा, तो बोले नहीं मुझे लगा चूंकि एड्स है, आज का यूथ है ना, वो इंस्टाग्राम और इस तरह की रील्स और एड इससे बहुत प्रभावित होता है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने बोला ऐसी ऐसी चीज़ें हमको बताएगी तो हमने वोट करा। हमने कहा आज क्या सोचते हो? बोले आज जब हमें नौकरी से निकाला जा रहा है सिर्फ 2000 रुपये वेतन बढ़ाने के लिए, तो हमें समझ में आ रहा है कि सरकार ने किसानों के साथ क्या किया होगा। आज हमें समझ में आ रहा है कि सरकार ने जो तमाम, हम लोग पेपर में पढ़ते थे दीदी की लाठीचार्ज हुआ, बेरहमी से मारा गया, तो हम सोचते थे कि इनकी कोई गलती हो, लेकिन आज जब हम पे लाठीचार्ज हुआ तो हमें समझ में आया कि सरकार की क्या मानसिकता है। हम तो योगी और मोदी का विरोध ही नहीं कर रहे थे, वो बार बार ये कहते हम तो योगी मोदी का विरोध ही नहीं कर रहे थे, हम तो बोल रहे थे कि 2000 रुपये हमारी आप सैलरी बढ़ा दीजिए। लेकिन हमें जिस तरह से हमारी मांग पे हमारी बात बिना सुने पीटा गया, मारा गया और हमें यहाँ इको गार्डन में पिछले 1 हफ्ते से बंद कर दिया गया, ये साफ तौर पर बता रहा है कि सरकार तानाशाही के रवैये पे है, सरकार किसी के नहीं सुनना चाहती। और मैं आपको बताऊं, एक इंसिडेंट है छोटा सा कि दिवाली की रात, दिवाली का दिन था,
मैंने उन लड़कियों से कहा, मैंने कहा आप रहने दो, क्यों उम्मीद करती हो इन सरकार से? उन्होंने बोला नहीं, हो सकता है कि आज दिवाली है और सब अपने घर में पूजा कर रहे हैं, हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री को समझ में आए कि बाकी घरों की लक्ष्मियाँ यहाँ पर बैठी हैं, तो कम से कम उनसे भी बात कर लें। शाम तक, रात तक हम इंतज़ार करते रहे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि मतलब उन बेटियों ने कहा कि अब हमारी उम्मीद और आशा अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव जी हैं। तो हम लोगों ने जब पार्टी स्तर पे बात करी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि उन बेटियों को तुरंत हमारे घर ले आओ, जितनी लड़कियां हैं प्रोटेस्ट पे बैठी, हमारे घर के दरवाजे खुले, सबको ले आओ। और जब सब वहाँ गए ना, अखिलेश यादव जी ने एक बात कही, लड़कियों ने कहा कि बहुत देर लगाई पुलिस ने, तो लड़कियों ने कहा कि अरे आपको बहुत इंतज़ार हमारा करना पड़ा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा मेरी दिवाली यही है कि तुम सब मेरे घर आ गई और हमारी दिवाली हम आपके साथ मनाएंगे। तो ये जो एक सोच है, एक जो कनेक्ट है, वो लड़कियां इतनी इम्प्रेस हुई कि वो जब वहाँ से बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि हमारा डिसीजन गलत था, हमने गलत व्यक्ति को वोट किया। क्या लगता है वो लड़कियां अब जाके बीजेपी को वोट करेंगी? कभी नहीं करेंगी। यानी आप कह रही हैं कन्विंस हो रहे हैं वोटर्स? कन्विंस हो रहे हैं, जो भी अखिलेश यादव जी और ऐसे जो हमारे नेता हैं, जो कनेक्ट कर रहा है, जो मिल रहा है, एक बार उसकी विचारधारा बदल जा रही है। मैं तो कहती हूँ कितना भी कट्टरपंथी हो, एक बार अगर अखिलेश यादव जी से मिल लेगा तो वो समाजवादी पार्टी के अलावा कहीं वोट नहीं करेगा। कांग्रेस को नहीं करेगा? विपक्ष में हमारा अलायंस है, हमारा अलायंस है, जहाँ पे कांग्रेस लड़ेगी वहाँ कांग्रेस को करेगा। काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी हो गए, और एक आखिरी क्वेश्चन पर हम अपनी बातचीत को ख़त्म करेंगे। तो गठबंधन चैलेंज कर रहा है, क्या प्रेडिक्शन है, गठबंधन कितनी सीट्स जीतेगा और यूपी से समाजवादी पार्टी कितनी सीट्स गठबंधन को दे पाएगी? कुछ है फ्यूचर प्रेडिक्शन? नहीं, हम लोग नरेंद्र मोदी थोड़ी ना है कि 400 पार की 500 पार। जितना हमें जनता ने समर्थन, प्यार, सहयोग अभी तक करा है, हम उसके शुक्रगुजार हैं और हम आगे जनता से अपील करते हैं कि वो बड़ी संख्या में मतदाता हमारे वोट डालने जाएं और गठबंधन के पक्ष में, जहां पर भी साइकिल लड़ रही हो वहाँ साइकिल, जहां कांग्रेस लड़ रही हो वहाँ कांग्रेस को वोट करें। और भी जो सेक्युलर पार्टियाँ हैं अन्य स्टेट्स में जो चुनाव लड़ रही, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे और भी दल हैं हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो जहाँ पर लड़ रहा है, वो गठबंधन को मजबूत करें, विपक्ष को मजबूत करें, इंडिया अलायंस की सरकार बनाएं। सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात होगी और इन मुद्दों के साथ साथ ना पर्चा लीक होगा और महिलाओं को उनका हक और हुकूक की लड़ाई जो हम लोग लड़ते आए हैं उसको सदन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। शुक्रिया पूजा शुक्ला जी, हमसे बात करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। अभी आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी की लीडर, स्पोक्स पर्सन पूजा शुक्ला जी को, और उन्होंने बड़े बेबाकी से कई क्वेश्चंस का जवाब दिया। समाजवादी पार्टी के भी जो क्रिटिक्स थे उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। अब देखना ये है कि आने वाले लोकसभा के जो 3 फेजेस बचे हैं उसमें समाजवादी पार्टी और जो इंडिया अलायंस है कांग्रेस का उनके साथ, वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाता है, और फाइनली 4 जून को रिजल्ट पता लगेगा कि क्या इंडिया अलायंस ने अब की बार 400 पार वाले बीजेपी के सपने को धराशायी किया या फिर कोई टाई मैच हुआ या कोई और रिजल्ट।